तो शंघाई सहयोग सम्मेलन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने और बाकी तमाम मुल्कों ने भी दहशतगर्दी पर बात की और जिस तरह जिसको पैगाम जाना था वो चला गया। और पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज, उनके वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज, उनका तौर तरीका समझाने में कामयाब रहा। हमारा मकसद पूरा हुआ। जिस तरह से वो असहज थे वही बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला जरूर है। और कैसे अपने आप को ढांपें, कैसे ढांकें, उसी पर वो जुगत में, उसी भिड़ंत में रहते हैं। लेकिन वो उजागर हो जाता है, आखिर कितना छिपेगा, ये बड़ा सवाल है। और इस पर हम बात करते हैं। एससीओ पर भी थोड़ा सा चर्चा करना बहुत जरूरी है। कल भी मैंने हमारे जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, उनसे मैंने बात किया था। सर, ये जो मंच है, हिंदुस्तान इसमें नई एंट्री कर चुका है, लेकिन ये नई एंट्री ऐसा लग रहा है कि बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत मजबूती के साथ रही है, बड़ी सरगर्म रही है। क्या लगता है आगे इसमें हमें और कुछ मजबूती देखने के लिए मिलेगी हिंदुस्तान में की, और हिंदुस्तान की स्वीकार्यता भी और ज्यादा बढ़ेगी इस मंच से? और ये मंच कितना बड़ा पैगाम देता है दुनिया को? देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि एससीओ के जो अभी 8 मेंबरान हैं जी, 8 मेंबरान मिल करके दुनिया की आबादी का 42% से ज़्यादा है। 8 मेंबरान दुनिया की 20% से ज़्यादा जीडीपी रखते हैं जी। और यूरेशिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा इन 8 मेंबरान के एरिया में आता है जी। तो उस हिसाब से ये इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें और भी छोटे छोटे देश मिलने को आमादा रहते हैं। आप देखिए, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया इसके ऑलरेडी ऑब्जर्वर स्टेटस में है। ईरान 2006 से ऑब्जर्वर के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन सैंक्शन के तहत नहीं हो पा रहा है। फिर आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, ये सब इसके फुल डायलॉग पार्टनर्स हैं जी। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसमें भारत की स्वीकार्यता, भारत की सहभागिता जो है वो एक तरह से स्वीकार्य हो रही है, लोगों को एक्सेप्टेबल हो रही है। और क्योंकि अभी देखिए, सार्क एक तरह से ठंडा पड़ा हुआ पाकिस्तान की वजह से, तो अब दूसरे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें भारत को शिरकत करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, सेंट्रल एशिया, वो इसके जो CIS के कंट्रीज़ हैं, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब, इन सब देशों में भारत की पहले से कोई प्रेजेंस कोई ना कोई रही है। कल्चरली भी कहीं न कहीं भारत से लोग जाते रहे हैं और वहाँ रहते रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ। आर्मीनिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन आर्मीनिया में 2500 साल पहले से भारतीय गए और बसे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हमें इनके नज़दीक लाएंगे। और इसमें से कई देश कहीं न कहीं आतंकवाद से पीड़ित हैं, चीन को मिलाकर। चीन का भी जो वेस्टर्न प्रोविंस है पाकिस्तान से जो मिलता है, वहाँ पे उइगर मुस्लिम जो हैं उनकी वजह से चीन भी कहीं न कहीं परेशान है। अफ़गानिस्तान परेशान है, टर्की में भी ये प्रॉब्लम कभी कभी सर उठाती है, श्रीलंका परेशान हुआ ही है इसमें, ईरान परेशान है। इस सब की वजह से ये सब देश जो हैं, ये सब ममालिक ये चाहेंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक कॉमन पॉलिसी बने। और जैसा कि मोदी ने कहा है कि दहशतगर्दी पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर काउंटर टेररिज्म जिसको कहते हैं, उसको बुलाने की बात कही है। अब अभी तक दहशतगर्दी की कोई डेफिनेशन नहीं हो पाई, कितनी बुरी बात है। लेकिन इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने ये सोचा है कि डेफिनेशन वगैरह तो फॉर्मेलिटी बाद में होती रहेगी, छोटे छोटे रीजनल तंजीमों के हिसाब से में जा कर के अपनी बात उन ममालिक को बताई जाए, ताकि ये पता लगे कि हाँ, हम कितने बड़े खतरे से कितना बड़ा खतरा हमारे बहुत ऊपर बड़ी बढ़ रहा और बहुत दूरदर्शी के साथ की जा रही कोशिश है। और इसका नताइज, इसके फायदे आगे आने वाले दिनों में मिलने शुरू होंगे। मैं आपके पास आना चाहूँगा कर्नल संतपाल जी, जो टेररिज्म को लेकर के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने का पैगाम दिया है, जो एक आह्वान किया है हिंदुस्तान ने, उसको हम कैसा देखें? और इस बड़े मंच से इस तरह की बात कहना कितना फायदेमंद साबित होगा? जी, इमरान साहब, सबसे पहले जो PM मोदी साहब ने एक टेम्पलेट दिया है, ये पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है, नॉट ओनली SCO को। जो टेम्पलेट दिया है वो आज एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है जी। जैसे हेल्थ का है, हेल्थ इशू नॉट ओनली दिस एरिया और पूरे वर्ल्ड को जो है हेल्थ एंड मेडिकेयर का जो उन्होंने इशू दिया है इस स्टेज से जी। दूसरा, उन्होंने आर्थिक सहयोग जी, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और तीसरा उन्होंने जो ऑल्टरनेट वाटरवेज की जो बात की है जी, और चौथी जो बात उन्होंने करी है लिटरेचर की, और जो अगली हेल्थ इसकी ह्यूमैनिटेरियन की बात की है, अप्रोच की बात की है। आप इस टेम्पलेट को देखिए, अगर इस टेम्पलेट पे पूरा विश्व और हमारा साउथ ईस्ट एशिया चलता है तो शांति का पैगाम होगा, एक अच्छी शांति, अच्छी सिविलाइजेशन वर्ल्ड को मोदी साहब ने यहां से सबसे बड़ा टेम्पलेट दिया है। दूसरा, इसका प्रभाव आप देखिए जी, चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाइनीज जो प्रेसिडेंट जी। है, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात की और यहां से मैसेज दिया है उन्होंने, जो हमारा जो BCIM बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इन्होंने मल्टी डॉलर जो बेल्ट बनाया है, उन्होंने एक मैसेज दिया है और इनडायरेक्टली ये विश्व को भी और पाकिस्तान को भी एक मैसेज है कि भाई आप डेवलपमेंट में काम कीजिए, आप ये टेररिज्म वगैरह को इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिकल लेवल पे ये मैसेज उन्होंने दे दिया है। और इससे जो हमें फायदा होगा, इससे एक हमारी एक विश्व के अंदर आज हमको माना जाता है, विश्व जो हमको देख रहा है, और आज बदलता भारत ने विश्व पटल पे अपनी एक जगह बना ली है जी। उस मैसेज को एवरी कंट्री इज टेकिंग इन ए वेरी स्ट्रांग मैनर। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। सईद यासिर जिलानी साहब, बिजनेस को लेकर के, द्विपक्षीय व्यापार को लेकर के, इसको बढ़ाने को लेकर के बात हुई है। 5 सालों का एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। हम, जैसा कि अभिजीत भी कह रहे थे, जैसा कि त्रिपाठी सर भी बता रहे हैं कि हम उन देशों तक भी जाना चाह रहे हैं जहां से हमें व्यापार मिल सकता है, जहां अभी तक हम नहीं पहुंच पाए थे या हमारी मौजूदगी कम थी, लेकिन हाँ, हमारे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन हम उनसे पैसा लाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसको कितनी बड़ी दूरदर्शिता के तौर पर देखा जा सकता है और इस तरह के मंचों का जो इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, देखिए, तमाम पैनलिस्ट ने पहले भी पर्यटन के ऊपर जो द्विपक्षीय व्यापार की बात आप कर रहे हैं, फिर जिस तरीके की बात कर रहे थे और जितनी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री ने इस बात को कही है और लोगों ने सुना वहाँ पे बैठ के, तो मुझे लगता है कि ये सारे रास्ते बनाए जाने। जब हम लोगों ने, आपने देखा था जब बालाकोट वाली सिचुएशन आई थी, उसके बाद जो उनकी कूटनीति थी विदेश के मामलों में ख़ास करके, वही तो डिप्लोमेसी काम आई थी, जो हमने एक देश को बिल्कुल अलग थलग करा था। तो प्रधानमंत्री जी बहुत दूर की सोचते हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं वो बढ़ते हुए भारत और बदलते हुए भारत की तस्वीर को बदलने के लिए काम चल रहा है। आप देखिए कि आज के डेट में पर्यटन का मामला पूरे दुनिया में देख लीजिए कि बहुत बड़ा क्रेज़ है, और उन्होंने सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट कहा है कि हम वीज़ा को आसान कर देंगे। जो भी देश इसमें शामिल होते हैं, वो देश जहां हमारे लोग जाएंगे वहां पे भी आसानी से जाएं, वहां से यहां पे आएँ। जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर आएंगी तो हमारे यहाँ रोज़गार भी बढ़ेगा, हमारी स्थिति और अच्छी होगी, और हम अपनी चीज़ों को वहाँ दूसरे मुल्कों में, जो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कुछ कारणों से नहीं जा पाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग वहाँ पहले से भी मौजूद हैं, काम अच्छा होगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा रोड़ा जो आ जाता है बार बार, क्योंकि हम आपस में अपने, जो हमारे पूरे बर्रे सगीर में तो हमारा बहुत बड़ा नाम है, बहुत काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, जब हम अपने पड़ोसी मुल्क के सामने आते हैं, उनकी जो उनके अंदर जो विश्वास की कमी है, जो हमारे साथ उनकी गद्दारी रही है, जो पूरे हिंदुस्तान ने बार बार झेला है उनकी तरफ से, और डेली आप देख लीजिए कि अभी मैं बार बार क्यों इस तरह की बात कर रहा हूं, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान जो 5 कल शहीद हुए, ये आप देख रहे हैं किन लोगों ने शहीद किया है उन्हें शहीद करने वाले उसी पाकिस्तान से, उसी नापाक धरती से हमारे मुल्क में एंटर करते हैं। उनको हमारे यहाँ पे जो कुछ लोग छुपे हुए अपने भेष में बैठे हुए हैं, उनका भी सहयोग मिलता है। तो इन लोगों से हमें बहुत सख्ती के साथ, जिस तरह से हमारे वजीर आज़म ने आज मैसेज दिया है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर ज़रा सा भी समझ होगा और उससे अपने पूरे बर्रे सगीर में अपनी इमेज को बदलने की ज़रूरत है। उसको चाहिए कि अब वक्त ऐसा आ गया कि जिस तरीके से, देखिए, पूरे 2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि आप उस पूरे वीडियो को, 2 दिन का एससीओ के सबमिट के वीडियो को देखेंगे तो पाकिस्तान ऐसे लग रहा था कि कोई अलग थलग, वहां का कोई राष्ट्राध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं, ना उन्हें कोई पूछ रहा था। किसी मुल्क के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से सही तरीके से, जो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है, उस तरीके से मुलाकात करी, क्योंकि सारे के सारे देश
भारत की तरफ देखिए। ये बहुत बड़ी बात वो है, चाइना ही क्यों ना, जीत है, ये चाइना बड़ी के पास कूटनीतिक देखिए जीत जो चाइना को लगता है कि वो ठीक है कि उन्होंने अपनी जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष हैं चमचागिरी की हर प्रकाष्ठा को उन्होंने तोड़ रखा था। वहां पे कोशिश थी कि चाइना उनकी तरफ आए और वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने भी कोशिश करी। उन्होंने जब बात रखी जो विदेश मंत्रालय से जो बातें सामने आ रही है छन के, उसमें तो ये कहा गया कि पूरी ताकत के साथ सबसे पहले अगर कोई पॉइंट रखा गया है कि भाई दहशतगर्दी पे पहले आके हमारे साथ टेबल पे बात करें, ये जो क्रॉस बॉर्डर इनकी टेररिज्म है उसको खत्म किया जाए। और उसको अगर खत्म करते हैं तो आप यकीन माने कि पूरे दुनिया में एक अलग सा मैसेज जाएगा, एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम होगा। जो इंसानियत का खून डेली हो रहा है वो कहीं ना कहीं रोक लगेगा। और हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने उन्होंने एक मैसेज पूरे दुनिया को दे दिया कि हमने जो इच्छा शक्ति उन्होंने पहले से जो वायदा है उनका अपने जनमानस 1.25 अरब जनमानस भारत के जो जनमानस हैं उनके साथ, वो उन्होंने वहां पे शो किया है और उसके साथ साथ पूरे दुनिया को मैसेज दिया है जो बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल। अभिजीत, ये मोदी युग 2, मैं बार बार इसको मोदी युग कहता हूं, मोदी युग 2 चल रहा है अभी इस वक्त, 1, 2। तो ये मोदी युग 2 में जो हम देखते हैं, ये पहला एक बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था जहां पर वजीर आजम गए अभी चुनाव जीतने के बाद, सरकार नई बनने के बाद, और यहीं से बहुत सारी बातें आ रही। तो हम आगे का मुस्तकबिल अगर हम देखें, भविष्य देखें, तो कितनी दूर तक ये जाता है? यही अगर स्पीड रही, यही रुख रहा, तो हम अगले 5 साल में कहां जाते दिखते हैं? देखिए, भारत अपनी कुछ जो प्रमुख उसकी शक्तियां हैं, जो प्रमुख उसके आधार बिंदु उनको लेकर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार कर रहा है। जैसे उसकी जो बड़ी संख्या में उसके पास जो लेबर फोर्स है या वर्क फोर्स है, उसके ऊपर उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उसकी जो सॉफ्ट पावर है, जैसे योगा की पावर हो, मेडिसिन की पावर हो, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ, पर्यटन की ताकत हो, उसे कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर भारत काम कर रहा है। तीसरी भारत की एक बड़ी चुनौती भारत के सामने जो है वो टेररिज्म की है। तो टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे सर ने बताया कि भारत अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उसके ऊपर पिछले अपने टेन्योर में भी मोदी जी ने लगातार उसकी कोशिश की थी, एक वो CATS नाम की संधि साइन करने की, लेकिन वो संधि हो नहीं पाई थी। तो उसकी तरफ भी भारत ध्यान दे रहा है। इस तरीके से भारत ये भी समझ रहा है कि हम एक जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां पर सब देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आज किसी एक देश के साथ विशेष रूप से नहीं आइडेंटिफाई होना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं कि इनकी दोस्ती जो है वो इतनी अटल हो गई है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजिक जो चीज होती है, मतलब जो लंबे समय की रणनीति होती है, वो तो बनाई जाती है, लेकिन जो तुरंत की आवश्यकता है तो टैक्टिकल मूव भी बहुत बार उसमें जो है खेले जाते हैं। तो भारत उन दोनों स्तरों पर बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। अभी जैसे देखिए कि आप FATF की मीटिंग होने वाली है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जो टेररिज्म के विषय में जो है काम करती है, उसकी भारत जो है उसमें को चेयर है, भारत को को चेयर। और भारत बहुत ही तेजी अपनी प्रखरता के साथ अपनी बात को रख रहा है। अगले हफ्ते उसकी मीटिंग ऑरलैंडो में होने वाली है, जहां पर यदि सैंक्शन लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और जो कि फाइनली पेरिस में जाके उसकी मीटिंग में तय होंगे, तो कम से कम पाकिस्तान को $10 बिलियन से अधिक का नुकसान होने वाला है। और अभी जो उसकी रिपोर्ट आई उसमें 27 पैमाने जो तय किए गए थे पाकिस्तान के, उसमें 18 पैमानों पर पाकिस्तान फेल रहा है। दूसरी तरफ भारत एक और चीज क्लियर कर रहा है कि देखिए, हम पाकिस्तान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन पाकिस्तान से हम किसी भी शर्त पर बात करने को तैयार नहीं है। हमारी शर्त यह है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद के ऊपर विशेष और दिखने वाले प्रयास करे जिनका कि लंबे समय का प्रभाव पड़ता हो, तभी हम कुछ करेंगे। तो उसमें अगर आप देखें कि जमात दावा के खिलाफ यदि कार्रवाई होती है, या जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई होती है, या गद्दाफी स्टेडियम में जो है भाषण देने से मना किया जाता है, तो उसके बाद कहता है कि नहीं, ये काफी नहीं है, ये तो दिखाने के लिए आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, उसका चेहरा बदल देते हैं उसका अगले दिन। या वो जो टेररिस्ट कैंप है उनको रोकता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, भारत हमसे बात करें, लेकिन भारत मना करता है। चाइना ने भारत से कहा कि हम दोनों के बीच में मध्यस्थता कराएंगे, बट भारत ने साफ साफ कहा कि कोई मध्यस्थता में स्वीकार नहीं है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध जो है वास्तव में कार्रवाई नहीं करता है, जिसका कि दूरगामी प्रभाव पड़ता है, तब तक हम बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि जैसा कि एक विषय यह है कि अभी अमेरिका ने भारत को जो है अपनी GAPS की लिस्ट होती है, जो कि विकासशील राष्ट्रों को जो है सहायता देती है और उनके ऊपर जो कर लगता है उसे कम करती है। उसके बावजूद भारत ने उस पर ज़्यादा जो है रिएक्शन नहीं दिया। भारत ने कहा कि हम अपने हिसाब से ही करेंगे। वहाँ पर अमेरिका ये चाहता था कि भारत में जो आते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बाकी चीज़ें आती हैं, उन पर जो रेट्स हैं उनको कम करे ताकि उनके सामान ज़्यादा आसानी से बिक सकें। लेकिन उसके बाद भारत ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, हम जैसा कर रहे हैं वैसा करेंगे। भारत उसके प्रयास कर रहा है कि कैसे उसमें नए रास्ते खुल सकते हैं। तो पोम्पियो जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वो भारत आए हुए हैं, वो भी लगातार इसमें कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन, उन्होंने जैसे कहा, तो वो भी
ये मौका चाहते हैं देखना कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हों, लेकिन भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आ रहा है इस तरीके से, और भारत अपनी शर्तों पर ही खेल रहा है। ठीक है, बहुत, इसलिए मैं आपके पास आया था अभिजीत कि आपसे बहुत सारी चीजें हमको भी जानने को मिलती हैं, हमारे नाज़रीन को भी जानने के लिए मिलती हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, आखिरी में अभिजीत ने भी कहा कि पोम्पियो भी ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो नामुमकिन सी लगती थी, अब ऐसा लगने लगा, एक होप जागा है इस हिंदुस्तान की आवाम को कि हाँ, चीजें सकारात्मक होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये कितना बड़ा मैसेज है। देखिए, जब आपका कायद बहुत ज़बरदस्त इच्छा शक्ति वाला हो तो आपको सारी चीज़ें मुमकिन होने लगती हैं। जब उन्होंने यहाँ से जब जा रहे थे तो सबसे पहला मैसेज जो पाकिस्तान को था, उनके एयरबेस को इस्तेमाल नहीं करना। वो ओमान होके बिश्केक किर्गिस्तान पहुँचे। तो ये पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए अब कि अगर भारत सख्त है किसी मसले को लेके, और वो मसला है दहशतगर्दी, तो आप समझ लें कि अब आपको ये जो आपके 4-5 गुर्गे हैं, हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, ये लोगों को आपको भारत के हवाले करना ही होगा, या उनके साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, कहाँ उनको ये सब अब नहीं चलेगा कि आपने दिखावे के लिए उनको बंद कर दिया, अपने कहीं नज़रबंद कर दी, कहीं अपने किसी गेस्ट हाउस में रख दिया। अब इस पे भारत मानने वाला नहीं है। भारत एक मसले का हल चाहता है, इनका खात्मा चाहता है। और देखिए, जो भी इंसानियत के दुश्मन है, पूरे दुनिया में लोगों की एक ही राय होगी कि इंसानियत के दुश्मनों का खात्मा होना ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान अभी एक बहुत बड़ा ढाल बन के सामने आ रहा है। उनको उसने अपनी ज़मीन दे रखी है, उनको वित्तीय सहायता मिलती है, उनको एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जो मिलिट्री के लोग हैं, ISI जो जिसको कहते हैं, जिनका कंट्रोल है पूरे पाकिस्तान के ऊपर, वो आतंकवादियों के एक सबसे बड़े पनाहगार के रूप में उन्हें पनाह देते हैं। ये पाकिस्तान को अब समझना होगा, नहीं तो जो भी राष्ट्र उनके साथ हैं, धीरे धीरे उन सब को सोचना हो, चाहे चाइना हो। और देखिए, रशिया का मूड आप देख रहे थे, मुझे SCO के समिट में ही उनकी पूरी उनके राष्ट्राध्यक्ष का जो पूरा एक सिस्टम दिख रहा था, और जो दूसरे और भी देश उसके जो मेंबर हैं, उन लोगों का भी क्लियर मत है। कोई भी नहीं चाहता है कि इस इंसानियत का खून हो, इंसानियत का खून खराबा हो, लोग बेकसूर जो लोग हैं उनकी जानें हलाक हों, और लोग अपने जो बिल्कुल सिस्टम को एक सुधारने की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया बदल रही है, लोग बहुत खुश रहना चाहते हैं, लोग बहुत अपने आप में रह के अपने आप को अलग थलग, जो छोटी सी जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, उसको पूरा करना चाहते हैं। उसमें आप बीच में इस तरह के हडेल जो हमारे दहशतगर्दों के थ्रू होती है, उसको नहीं चाहता है पूरे दुनिया का इंसान। तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को यह समझ में आना चाहिए, पाकिस्तान के लीडरान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब बदलते भारत और बढ़ते भारत के जो वजीर आजम हैं, जो मुखिया हैं, उनके साथ वो जो बात कह रहे हैं उनकी बात को माने, नहीं तो उनका हर्ष बहुत बुरा होने जा रहा है। और क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में भी आप सिचुएशन देख लीजिए, पाकिस्तान में बलूच के अंदर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई शुरू है, पख्तून में बिल्कुल कहीं कोई शांति नहीं है, कराची में जो मेमन लोग हैं उनमें आपस में बहुत बड़ी फूट है, अंदर वहाँ भी हंगामा चल रहा है, और वो भी अपने देश में कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं। और भी जो 1-2 प्रांत है, चाहे वो फाटा हो, चाहे वो दूसरे जो इलाके इधर के आप आ जाएं, जो उत्तर पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी खुश नहीं है। और पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बहुत बुरे कंडीशन में चल रही है, महंगाई मैंने पहले भी कहा कि चरम सीमा पे है, वहाँ किसी तरह के जॉब, किसी तरह के रोजगार का कोई साधन नहीं बन रहा है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ दहशतगर्दी अभी चरम सीमा पे। तो इस दहशतगर्दी को वहाँ के भी इंसानियत को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ड्राइव की तब कहीं जाके कुछ मदद मिली। हाँ, उन्होंने देखिए अब तो वो देखिए उन्होंने कह दिया कि हमारा जो ज़कात निकलता है हम इन्हें दे देते हैं, तो वो उनकी इंसानियत है, वो उनको आप सराहिए कि एक मुल्क इस तरह के, क्योंकि वहाँ के इंसानों की जो हालत है उसको सुधारने के लिए वो मदद कर रहे हैं। तो उसमें उन्हें अब समझना चाहिए, और समझ के अपने आप में अगर बदलाव लाते हैं तो वहाँ के लोगों को थोड़ा मुश्किल है, और सख्ती की जाएगी जब शायद बदलाव आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत अच्छी बातें निकल करके सामने आई। तो ये समिट बहुत कामयाब रही है, और इस हिंदुस्तान की बात का दूर तक असर इससे जरूर जाएगा।